नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स नोट्स पर। दोस्तों, हम वीडियो एग्ज़ाम के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, जो टेस्ट पेपर है, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि जिनका वीडियो का एग्ज़ाम है उनके लिए ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। अगर आपकी तैयारी अच्छे से है तो आपको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। तो प्रैक्टिस करने के बाद आपने कुछ क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट नहीं हुए होंगे, कुछ में आपको डाउट रहा होगा, तो वो जो डाउट है वो हम वीडियो सॉल्यूशन से समझ रहे हैं। ठीक है, मैं आशीष गुप्ता आपको मैथ्स का सॉल्यूशन कराने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 66 है आपका। 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। दोस्तों, 3 के मल्टीपल में संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहां पर जो नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं है क्योंकि 100 है, तो 100 से बड़ी संख्या लेनी है क्योंकि 100 से लेकर और 200 के बीच वाली संख्या चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको स्टार्टिंग वाला नंबर चाहिए और एक आपको लास्ट वाला नंबर चाहिए। तो स्टार्टिंग वाला नंबर कैसे निकालते हैं, तो मुझे बताओ कि 100 में अगर आप 3 का भाग दोगे तो 33 बार जाएगा। तो 33 बार तो पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब अगला जो नंबर आएगा उसमें डिवाइड 34 बार होगा। तो अगर आप 3 को 34 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहला नंबर होगा 102, फिर 3 के बाद आएगा मतलब 105, फिर 3 जोड़ोगे 108, फिर 3 जोड़ोगे 111, ये चलता जाएगा। कहां तक चलेगा, तो भाई मुझे बताओ, अगर मैं 200 को 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 66 बार डिवाइड होगा। 66 बार डिवाइड करोगे तो ये 198 हो जाएगा। मतलब पहली संख्या आपकी 102 है और लास्ट वाली संख्या आपकी कितनी है, 198। ठीक है, जब भी हम योग निकालते हैं तो सबसे पहले हमें संख्याएं निकालनी पड़ती है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, संख्याएं। संख्याएं कैसे निकालते हैं, लास्ट वाली संख्या में से आप पहली संख्या को माइनस कर दो। लास्ट वाली संख्या में से किसको माइनस कर दो, पहली संख्या को। डिफरेंस आपके पास 3 का है, उससे डिवाइड कर दो। पहली संख्या को माइनस कर दिया, इसलिए लास्ट में आपको कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है। तो मुझे बताओ 198 में से अगर हम 102 को माइनस करेंगे तो 96 हो गया, 96 हो गया। 96 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 96 में अगर आप 3 का भाग दोगे तो 32 और एक और ऐड किया, मतलब संख्याएं आपके पास कितनी हो गई, 33 हो गई। अब अगर आपको योग निकालना है तो योग निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम संख्याएं लिखते हैं, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ते हैं और उसको डिवाइड किससे करते हैं, 2 से। भाई संख्याएं आपके पास कितनी है, 33। पहली संख्या 102 है, लास्ट वाली संख्या 198 है। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 300 हो गया और इसको आप डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। तो अगर आप 2 से काटेंगे तो ये हो गया 150 और 150 को आप मल्टीप्लाई करोगे 33 से, आपका आंसर आ जाएगा 4950। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 4950। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले संख्याएं निकालनी है, फिर योग निकालने का मतलब है संख्याएं पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि एबीसी जो है वो किसी वृत्तीय स्टेडियम के, एक सर्किल है, एक सर्किल जो है उसके एक ही स्थान से, एक सर्किल है, सर्किल पर एक ही स्थान से स्टार्ट करते हैं ए, बी और सी। ठीक है, एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर रहे हैं। ए जो है उसको टाइम लगता है 252 सेकेंड, बी जो है उसको टाइम लगता है 308 सेकेंड और सी जो है उसको टाइम लगता है 198 सेकेंड। ठीक है, आप सबको याद होगा कि आपको एक आ गया है कि कितने समय बाद ये अगली बार मिलेंगे। तो जब भी हम एलसीएम की बात करते हैं, जब हम लेसे की बात करते हैं, तो जब आप एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम के अंदर आपको एक छोटा सा पॉइंट पढ़ना पड़ता है, टाइम वाला, कि कितनी देर बाद। जैसे आप घड़ी की बात करें तो घड़ी से संबंधित क्वेश्चन हो या फिर इस तरह से कोई संबंधित क्वेश्चन हो, तो जब भी आपके पास टाइम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। ठीक है, हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो आप 252, 308 और 198 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा, 2772। ठीक है, लैसे कैसे निकालते हैं वो आप सब जानते हैं। तो लैसे निकालोगे तो लैसे आपके पास कितना आ जाएगा, 2772। ये लैसे किस में आएगा, तो आपको दिया हुआ है सेकंड, मतलब 2772 सेकंड हो जाएंगे। अब आंसर कंप्लीट सेकंड में नहीं है, तो आप सबको पता होगा कि अगर आपको कभी भी सेकंड दी हुई हो तो हम उसको किससे डिवाइड करते हैं, 60 से। और 60 से डिवाइड करने के बाद हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट में। तो अगर आप इसको 60 से डिवाइड करोगे तो 60 से डिवाइड कर लेते हैं, देखो 4 बार डिवाइड होगा, कितना हो गया, 240। यहां कितना बचेगा, 37,
फिर यहाँ 2 आ जाएगा, 60 से डिवाइड करोगे तो 6 बार डिवाइड होगा, ये हो गया 360, बचा आपके पास कितना 12। तो जितनी बार डिवाइड हो गया वो तो कन्वर्ट हो गया मिनट में, और जो बच गया वो आपका क्या रह गया, सेकंड। मतलब 46 मिनट 12 सेकंड, ये आपका आंसर हो गया, 46 मिनट और 12 सेकंड। तो पहला आपका आंसर है ए। ठीक है, जब भी टाइम दिया हुआ हो तो सबसे पहले क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम सेकंड में है, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किससे कर रहे हैं, 60 से। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको ये कहा है कि राम जो है वो मोहन की अपेक्षा दुगना कार्यक्षम है। राम जो है वो मोहन की अपेक्षा दुगना कार्यक्षम है। अगर हम राम और मोहन की बात करें तो क्या कहा है कि राम जो है वो मोहन से डबल है, मतलब मोहन की कार्यक्षमता अगर 1 है तो राम की जो कार्यक्षमता है वो कितनी हो गई, 2 हो गई। ये इफिशियंसी हो गई इनकी। क्यों हो गई इफिशियंसी, राम जो है वो मोहन से डबल है, मतलब अगर ये 1 काम करेगा तो ये 2 काम करेगा। फिर क्या कहा है कि राम मोहन से 9 दिन कम का समय लेता है, तो आपको टाइम निकालना है। ठीक, आपको याद होगा कि अगर आपको कभी भी टाइम का डिफरेंस दिया हुआ हो तो हम इफिशियंसी को किस में कन्वर्ट करते हैं, टाइम में। आप सबने पढ़ भी रखा है क्या कि जो अनुपात कार्य क्षमता का होता है उसका उल्टा जो अनुपात होता है वो किसका होता है, टाइम का। तो अगर कार्य क्षमता 2:1 में है तो टाइम कितना हो गया, 1:2 में। अब आपको क्या कहा है कि राम मोहन से 9 दिन कम समय लेता है। कम और अधिक का मतलब अंतर होता है, कम और अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। तो मुझे बताओ यहां पर जो अंतर है वो आपके पास कितने का है, 1 का है, और 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 9 दिन के बराबर है। क्यों, 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 9 दिन के। और आपको टाइम किसका पूछा है, तब राम उस काम को अकेले, तो मुझे बताओ राम का टाइम कितना है, 1 ही तो है, और 1 बराबर 9 है। तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 9 दिन। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरे चांसेस हैं कि अगर कार्य क्षमता आपको दी हुई हो और डिफरेंस आपको दिया हुआ हो तो ध्यान रखना कि डिफरेंस वाले क्वेश्चन को आप डायरेक्ट मत कर देना, कहीं आप यहां से कर दें कि 1 बराबर 9 और 2 बराबर 18 कर दें। जो अनुपात कार्य क्षमता का है उसका उल्टा अनुपात किसका होता है, समय का। तो जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा है उसका समय कम होगा, तो आंसर हमारा 18 की जगह कितना आएगा, 9 आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या कहा है कि 2 पाइप एक खाली टंकी को 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं। देखो पहला जो पाइप है वो 15 घंटे में भर सकता है, और सेकंड वाला जो पाइप है वो उसे 20 घंटे में फिल कर सकता है। तो भरने वाला पाइप है, मतलब ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। फिर आपको दिया हुआ है कि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को, थर्ड वाला जो पाइप है वो भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है ना, ये 12 है, ये 12 हो गया। ये खाली करेगा तो इसको माइनस का लिख रहे हैं। फिर हमें कहा है तीनों को अगर हम एक साथ खोल दें तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। जब भी आपको कभी टाइम दिया हुआ हो, जब भी आपको कभी टाइम दिया हुआ हो तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एलसीएम। तो मुझे बताओ 15, 12 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60। एलसीएम निकाल सकते हैं। देखो 15 का मतलब होता है 3 गुणा 5। अगर हम 12 की बात करें तो 12 का मतलब होता है 4 गुणा 3, तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया। और 20 का मतलब होता है 4 गुणा 5, तो 4 का मतलब 2 का स्क्वायर गुणा 5। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। जैसे देखो यहाँ 2 का स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां देखो 3 कॉमन आ गया, और यहां पर कॉमन कितना आ गया, 5। तो मुझे बताओ 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 4 को 3 से गुणा किया 12, और 12 को 5 से गुणा किया तो 60। तो एलसीएम आपका कितना आ गया, 60। अगर आप 15 से डिवाइड करेंगे तो इसकी कार्यक्षमता 4 हो गई, 12 से डिवाइड करोगे तो इसकी कार्यक्षमता 5 हो गई, और 20 से डिवाइड करोगे तो इसकी कार्यक्षमता कितनी हो गई, 3। 60 में 15 का भाग दिया 4, 60 में 12 का भाग दिया 5, और 60 में 20 का भाग दिया 3। ये तो भरने वाला है प्लस, ये भरने वाला है प्लस, ये खाली करने वाला है तो माइनस कर दिया। यानी हम क्या कह रहे हैं कि भाई 4 और 5 तो भरने वाला है, तो भरने वाले तो 9 हो गए। क्यों, भरने वाले कितने हो गए, 9, और खाली करने वाला 3 है। तो मुझे बताओ 9 में से 3 कम करोगे तो बचेगा आपके पास कितना, 6। और टोटल टाइम, टोटल वर्क कितना है आपके पास, 60। तो टाइम अगर आपको निकालना है तो 60 में किसका भाग दोगे, 6 का। आंसर कितना आ जाएगा, 10 घंटे। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 10 आवर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का जो योग है वो पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% का 2/3 है। क्या कहा है कि पहली संख्या का जो 5% है उसका
और दूसरी संख्या के 4% का जो योग है, इन दोनों का जो टोटल है ये बराबर है, किसके बराबर है? पहली संख्या का 6%, पहली संख्या का 6% प्लस दूसरी संख्या का 8% और इसका है 2/3। तो 2/3 यहां लगा दिया हमने, क्यों? ठीक है, ध्यान रहे जब हर एक नंबर पर परसेंट दिया हुआ हो तो परसेंट की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि परसेंट कॉमन आकर कट जाता है। क्यों कट जाता है? अब मुझे बताओ, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 5x और ये आपके पास है 4y। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या लिखा हुआ है? 6x प्लस 8y और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/3 से। तो मुझे बताओ, ये जो 3 है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 को अगर आप 5 से गुणा करेंगे तो 15x, 4 से गुणा करेंगे 12y, अगर आप 2 को अंदर गुणा करेंगे तो 12x और 2 को 8 से गुणा करोगे तो 16y। अब अगर हम सोल्व करें तो यहाँ 15x है या 12x है, अगर आप पक्षांतरण करेंगे तो बचेगा आपके पास कितना? 3x। यहाँ 16y है और यहाँ 12y है, 12 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना? 4y। तो मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी हो गई? 4 और y की वैल्यू कितनी हो गई? 3। मतलब अनुपात आपके पास कितना आ गया? 4:3। तो आपका आंसर हो गया 4:3। ठीक है, अनुपात आपका कितना आ जाएगा? 4:3। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी दिए हुए हों तो ये नहीं कहीं हम 5/100 करने लग जाएं। जब हर एक नंबर पर परसेंट दिया हुआ है तो परसेंट कॉमन आकर क्या होता है? कट जाता है, तो बटा 100 लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक आ गया है कि एबीसी जो है वो एक चरागाह किराए पर लेते हैं। देखो, ए, बी और सी जो है उन्होंने एक चरागाह किराए पर लिया। क्या कहा है कि ए जो है वो 7 महीने तक 10 बैल चराता है, मतलब ए का इन्वेस्टमेंट है 10 बैल और टाइम कितना है? 7। जब भी आपको साझेदारी का कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसमें जानवरों की संख्या हो या आपको प्राइस दी हुई हो, उसका मतलब एक ही होता है भाई उसका इन्वेस्टमेंट क्या है। कि किसी ने 10,000 की पूंजी लगाई है तो इस आदमी ने क्या किया? बैल खरीद लिए। तो जो बैल है वो उसका इन्वेस्टमेंट है। और जब भी हम प्रॉफिट की बात करते हैं, जब भी हम किराए की बात करेंगे तो हम इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई करके रेशियो निकालते हैं, मतलब पूंजी और समय को गुणा करते हैं। तो इसकी पूंजी है 10 बैल और टाइम है 7 मंथ का। बी की बात करें तो 5 महीने तक 12 बैल, तो इसकी पूंजी है 12 बैल, टाइम आपके पास है 5 महीने का। सी जो है वो 3 महीने तक 15 बैल चलाता है, तो इसकी पूंजी है 15 बैल और टाइम दिया हुआ है 3 मंथ्स का। अगर हम इसको सोल्व करें तो भाई इसको सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, डिवाइड कर सकते हैं 5 से। देखो, ये 5 से डिवाइड हो गया, 5 से डिवाइड करोगे 3 और इसको 5 से डिवाइड करोगे 2। तो देखो, 2 को 7 से गुणा किया, ये 14 हो गया, ये 12 है और यहां 3 को 3 से गुणा कर रहे हैं, ये 9 हो गया। ठीक है, यहां तक। अब आपको क्या कहा गया है कि अगर चरागाह का किराया 175 हो तो सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना पड़ेगा? देखो, सी का किराया निकालना है तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 9। ये 175 जो है वो टोटल किराया है, तो टोटल करो इसका। तो देखो, 14 और 12 कितना हो गया? 26। 26 और 9 कितना हो गया? 35 और मल्टीप्लाई करोगे टोटल किराए से। सी की वैल्यू निकालनी है तो सी की वैल्यू कितनी है? 9। 9 को ऊपर लिख दिया, टोटल किराया है तो टोटल कर दिया हमने, तो भाई टोटल करोगे तो कितना हो गया? 35। अब मुझे बताओ, 35 से इस 175 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 5 बार। और 9 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा? 45। तो ये आपका आंसर हो गया 45 रुपए। ठीक है, समझ में आया? हम पूंजी और समय को गुणा करते हैं तो यहां पूंजी जो है वो जानवरों की संख्या है, टाइम आपको दिया हुआ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए। ठीक है, ये 35 है। चलिए नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका एवरेज से रिलेटेड है। ठीक है, एवरेज का जो क्वेश्चन है उसके फुल चांसेज हैं वीडियो के एग्जाम में आने के, तो एवरेज जो है उसको आप अच्छे से तैयार करें। किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? देखिए, आपको ये कहा है कि 8 व्यक्तियों का जो औसत वजन है वो 1.5 किलो बढ़ जाता है। 8 आदमी है और उनका औसत जो है वो 1.5 किलो बढ़ जाएगा। तो अगर मैं 8 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 किलो हो गया। तो ध्यान रखना, 12 किलो की वृद्धि होगी। क्यों? या तो 15 × 120 कर लो, या 8 को 1 से गुणा करोगे तो 8 होगा और 8 को आधे से गुणा करोगे तो 4। तो 8 और 4 कितना हो गया? 12। देखो, वृद्धि कब होती है? जब उनमें से एक आदमी जिसका वजन 65 किलो था, तो देखो भाई 8 आदमी थे आपके पास, 8 आदमियों में से एक आदमी जो है 65 किलो का वो बाहर चला गया। ठीक है, 65 किलो का आदमी बाहर चला गया। तो मुझे बताओ
कि सबसे पहले उसकी भरपाई किससे होगी? 65 किलो से ही तो होगी। क्यों भाई? 65 किलो का एक आदमी जो है वो कक्षा से उठकर बाहर चला गया, तो अगर 65 किलो का एक आदमी बाहर चला गया तो उसकी पूर्ति करने के लिए एक दूसरे आदमी को लाना पड़ेगा। अगर वो दूसरा आदमी 65 किलो का ही है तो कोई चेंजेज नहीं होगा। लेकिन आपको दिया हुआ है कि औसत जो है वो 1.5 किलो बढ़ गया, मतलब टोटल कितना बढ़ गया? 12। तो 65 तो जानने वाले का मान है और 12 किलो उसने वृद्धि और कर दी, मतलब जो नया आदमी आया है उसका टोटल आपके पास कितना हो गया? 77। तो वृद्धि है तो आपको प्लस करना है, कमी है तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो आंसर आपका कितना आ गया? 77। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 73। एक आदमी एक साइकिल पर 96 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको 12 घंटे में तय करता है। टाइम और डिस्टेंस, तो टाइम और डिस्टेंस जो है वो आपने अच्छे से कंप्लीट पढ़ लिया होगा, अच्छे से आप तैयार करें उसको भी। देखिए एक आदमी जो है वो 96 किलोमीटर की दूरी को 12 घंटे में तय करता है, तो मुझे बताओ स्पीड अगर आपको कभी भी निकालनी हो तो आप डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं टाइम से। क्यों करते हैं? दूरी में समय का भाग देते हैं। तो मुझे बताओ स्पीड है तो दूरी आपके पास है 96 किलोमीटर की और टाइम आपको दिया हुआ है 12 घंटे का, तो इसकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर हो गई। किसकी स्पीड हो गई? साइकिल की। अब आपको क्या कहा गया है कि यदि वह साइकिल से 6 गुना गति वाली मोटर बाइक, तो भाई अगर हम मोटर बाइक की बात करें तो मोटर बाइक जो है उसकी स्पीड, मोटर बाइक की जो चाल है वो साइकिल की चाल का 6 गुना है। तो जब साइकिल की चाल 8 है तो 8 का 6 गुना कितना हो गया? 48 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब आपको क्या कहा गया है कि 7 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा? क्या निकालना है? दूरी। और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल कितनी है? 48। समय आपको कितना दिया हुआ है? 7। तो अगर हम 48 को 7 से गुना करें तो यह आ जाएगा 336 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आपके पास आ गई 336 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड निकालनी हो, चाल निकालनी हो तो दूरी को समय से डिवाइड करेंगे, समय निकालना हो तो दूरी में चाल का भाग देना है, और दूरी निकालनी है तो चाल गुना समय। नेक्स्ट देखिए, किसी शहर की जो जनसंख्या है वो 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10%, स्त्रियों की जनसंख्या में 80% तो नहीं होना चाहिए, देखो 20% होगा ही। ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या में 10%, स्त्रियों की जनसंख्या में अगर हम 20% की वृद्धि कर दें और कुल जनसंख्या में 9% की अगर वृद्धि हो, देखो यहां 20 नहीं है ना, ये 9 आ गया, ये जो मिडिल वाला नंबर होता है वो दोनों के बीच में आता है, तो वहां से देखो वहां 8 लगा हुआ है ना, तो ये 80 जो है इसको 8 करना है आपको, ये 8 है। देखिए जब भी आपको कभी किसी एक संख्या के 2 हिस्से करने हो, तो यहां एक टोटल जनसंख्या है उसके 2 हिस्से हैं, एक पुरुष है और एक स्त्रियां हैं, तो ऐसे सभी क्वेश्चनों को आप मिश्रण के नियम से हल करें। एक तरफ आपको पुरुष लिखने हैं और एक तरफ आपको स्त्रियां लिखनी है। करना क्या है? पुरुषों की वृद्धि है 10% की, स्त्रियों की है 8% की, और जो टोटल है उसको बीच में लिखना है। घटाते हैं तो अगर आप 8 और 9 का अंतर करोगे तो ये 1 आएगा। फिर हम घटाते कैसे हैं? यहां से इन दोनों का अंतर करोगे तो कितना आएगा? 1। तो ये 1:1 हो गया। कितना हो गया? 1:1। और आप सब जानते हैं कि 1:1 का मतलब बराबर होता है, तो टोटल अगर 8000 है तो बराबर बराबर करोगे तो कितना आ जाएगा? 4-4 हजार। क्यों आ जाएगा? कैसे? देखो पुरुषों की जनसंख्या निकालनी है तो पुरुष कितने हैं? 1, टोटल कितना है? 2 इंटू 8000। तो इस तरह सोल्व करने की बजाय आप डायरेक्ट देख लो कि भाई दोनों बराबर हैं, तो बराबर है तो 8000 का आधा आधा हो जाएगा, तो 4000। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कम से कम पूर्ण वर्षों की संख्या कितनी है जिसमें कोई धन 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगने से अधिक होगा? इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आजकल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम इन्हीं में गलती कर देते हैं कि दुगने से ज्यादा, तिगुने से ज्यादा, 2.5 गुने से ज्यादा, 1.5 गुने से ज्यादा लिखा हुआ हो। तो क्या करना है? देखो सबसे पहले आपको 20% दिया हुआ है और आप सब जानते हैं कि 20% का मतलब 1/5 होता है। क्यों? 20% का मतलब 20/100, और 20/100 को अगर आप 20 से काटेंगे तो कितना हो गया? 1/5। क्लियर यहां तक? यानी अगर आपका मूलधन 5 रुपए है, अगर आपका मूलधन 5 रुपए है तो आपका ब्याज 1 रुपए होगा, और अगर ब्याज 1 रुपए होगा इसका मतलब टोटल धन आपका, टोटल अमाउंट जो है वो कितना हो गया? 6। तो एक साल में 5 से 6 हो गया भाई। क्यों? एक साल में कितना हो गया? 5 से 6। ध्यान से देखना किस तरह से सोल्व करना है आपको क्वेश्चन को। एक साल में हो गया 5 से 6,
2 साल में स्क्वायर करोगे तो 25 और 36 हो जाएगा। आपको क्या करना है, दुगने से ज्यादा करना है, मतलब यहां जो संख्या आएगी उसका दुगना यहां होना चाहिए, दुगने से ज्यादा। तो यहां 25 है तो यहां 51 होना चाहिए था, लेकिन 36 ही है। 2 साल में भी नहीं हुआ। 3 साल में आपको क्यूब करना है। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। अगर मैं 125 का दुगना करूंगा तो 250 होना चाहिए था, लेकिन कम है, मतलब दुगने से कम है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 4 साल में आपको क्या करना है, 5 की घात 4, 5 की घात 4 कितना हो गया, 625। फिर इसको 6 से गुणा करोगे तो ये 1296 होगा। क्या किया, 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 125, 125 गुणा 5 625, 6 गुणा 6 36, 36 गुणा 6 216, 216 को 6 से गुणा कर रहे हैं 1296। मुझे बताओ कि 625 का अगर मैं दुगना करूंगा तो 1250 ही होगा। अगर 625 का दुगना करूंगा तो कितना होगा, 1250। और ये 1250 से ज्यादा है या नहीं है, ज्यादा है, मतलब सही है। तो आंसर किस में सही है, 4 साल में। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 ईयर। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोल्व करना है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। 76 में आपको क्या कहा है कि एक व्यक्ति 90 दीवार घड़ियां खरीदता है 40 घड़ियों को 10% के लाभ पर। 40 पर 10% का लाभ है, तो मुझे बताओ 40 का 10% लाभ कितना हो गया, 4 का। 50 पर 20% का लाभ है, तो 50 जो है उस पर 20% का लाभ है, तो परसेंट है तो 2 जीरो हट जाएंगी, तो 5 दूनी 10 का लाभ हो गया। मतलब टोटल लाभ 14 रुपए का हो गया। क्यों हो गया टोटल लाभ 14 रुपए का? सभी घड़ियों पर 15% का लाभ है। सभी घड़ियां कितनी है, 90, तो 90 पर 15% का लाभ है। तो मुझे बताओ, परसेंट से 1 जीरो कट जाएगी, तो 15 नाम 135, 13.5 आ जाएगा। ठीक है, 90 का 15% अगर आप निकाल रहे हैं तो 1 जीरो आपकी कट जाएगी। 15 को 9 से गुणा करोगे 135, 10 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 13.5। ध्यान से देखना कि ऊपर जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितने का है, 14 का। ये जो प्रॉफिट है वो कितने का है, 13.5 का। तो मुझे बताओ 0.5 कम आ रहा है कि नहीं आ रहा? 40 पर 10% का लाभ है, लाभ 4 का हो गया। 50 पर 20% का लाभ है तो लाभ 10 का हो गया। तो टोटल लाभ कितना हो गया, 14 का। अगर सभी घड़ियों पर, तो सभी कितनी है, 90, तो 90 का 15% कितना हो गया, 13.5। तो मुझे बताओ पहले तो लाभ हो रहा था 14 का, अगर अलग अलग बेच रहे हैं तो, और अगर एक साथ बेच रहे हैं तो लाभ केवल 13.5 का ही है, मतलब 13.5 रुपए का है। तो 0.5 की कमी हो गई, और आपको क्या कहा है कि 40 रुपए कम मिलते हैं। तो भाई मुझे बताओ कि अगर 0.5 बराबर 40 है तो 1 बराबर 0.5 का आप भाग दे दो। तो अगर आप 40 में 0.5 का भाग दोगे तो पॉइंट हटा करके ऊपर क्या लगा दोगे, 10, और 5 से काटोगे तो 2 बार, और 40 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 80। तो आपका आंसर हो गया 80 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। अगर किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 40% की कमी कर दें, 40% की कमी, और अगर उसके आधार में उसका जो बेस है उस बेस के अंदर अगर 40% की आप वृद्धि कर दें तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों आप सबको याद रखना है, ये फॉर्मूला तो आपको याद है ही, ठीक है, तो इस फॉर्मूले से तो आपने कर भी लिया होगा, लेकिन आप डायरेक्ट ध्यान रखना कि अगर ये दोनों संख्याएं बराबर दी हुई हैं और एक कम है और एक ज्यादा है तो हमेशा कमी होती है। और कमी निकालने का डायरेक्ट तरीका है कि जो नंबर आपको दिया हुआ है उसका आप स्क्वायर करके किससे भाग दे सकते हैं, 100 से। तो ये हो गया 40 का स्क्वायर 1600, और अगर आप 100 का भाग दोगे तो 16%। दोस्तों ध्यान रहे, वृद्धि कभी भी नहीं होगी। कब? जब दोनों संख्याएं बराबर हैं, एक ज्यादा है और एक कम है, तो हमेशा क्या होती है, कमी। तो आंसर आपका आ जाएगा 16% कमी। जैसे दिया हुआ है 10% कमी 10% वृद्धि, तो 10 का स्क्वायर 100/100, 1% कमी। 20 दिया हुआ है तो 20 का स्क्वायर कर दो 400, 400 को 100 से डिवाइड करोगे तो 4% की कमी। ठीक है, वृद्धि कभी भी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखिए। ठीक है, चलिए आगे रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हैं 78 से। चलिए सोल्व करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस को। आपको क्या दिया हुआ है कि एक सीरीज है आपके पास 6, फिर 12, फिर 21, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 48 दिया हुआ है। तो भाई मुझे बताओ कि अगर कभी भी आपको एक सीरीज दी हुई हो जिसमें नंबर पास पास हो, तो सबसे बेसिक तरीका है कि आप डिफरेंस निकालो। तो यहां पर क्या हो रहा है, प्लस का 6, यहां पर क्या हो रहा है, प्लस का 9। तो जब यहां 6 है यहां 9 है, देखो 3 का डिफरेंस है,
तो यहां पर +12 आ जाएगा और आगे प्लस का कितना आ जाएगा 15। तो चेक भी करना है, देखो 21 में अगर हम 12 ऐड करेंगे तो ये 33 हो गया। और अब आप 33 में 15 ऐड कर लो, तो 33 में 15 ऐड करोगे तो 48। सही है, मतलब आंसर आपका कितना हो गया 33। क्यों, आंसर हमारा कितना हो गया 33। क्लियर, सही हुआ यहां तक? ठीक है, आंसर हमारा कितना हो गया 33 हो गया। ठीक है, देखो यहां पर डिफरेंस, देखो डिफरेंस जो है वो इक्वल है, यहां भी 3 का है, यहां भी 3 का है, यहां भी 3 का है। ठीक है, तो आंसर हो गया 33। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर एक सीरीज दी हुई है आपको, जो सीरीज है वो अल्फाबेटिकली है। क्या, सबसे पहले है R, फिर U, उसके बाद X, फिर A, फिर D और फिर क्वेश्चन मार्क। या तो आपको नंबर याद होगा, तो मुझे बताओ ये कितना नंबर है 18, ये है 21, ये है 24, ये एक नंबर है जिसको हम 27 नंबर भी बोलते हैं, ये 4 नंबर है जिसको हम कितना नंबर बोल सकते हैं 30 नंबर। क्यों बोल सकते हैं? देखो 18 से 21 हो रहा है, तो भाई हम सब जानते हैं कि अगर 18 से 21 हो रहा है इसका मतलब प्लस का 3, फिर 21 से 24 हो रहा है तो प्लस का 3, फिर 24 से 27 हो रहा है तो प्लस का 3, 27 से 30 हो रहा है तो प्लस का 3, तो 30 से प्लस का 3 कर दो, मतलब 4 में 3 जोड़ दो तो 7 आएगा। और 7 नंबर पे दोस्तों कौन होता है? जी होता है। 7 नंबर पे दोस्तों कौन होता है? जी होता है। तो आपका आंसर कितना हो गया? जी। क्यों? 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो 3 का डिफरेंस हमने लगा दिया, +3 +3 +3। ये ध्यान रखना, 24 में 3 ऐड करेंगे 27। 26 नंबर पे अल्फाबेटिकली खत्म हो जाता है, Z बराबर 26, तो आगे A का नंबर कितना आता है? 27। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको पहचानना है क्या कहा है। देखियो कि जो आपको समानुपात का साइन दिया हुआ है, उसके एक तरफ जो शब्द युग्म दिया हुआ है, उसके दोनों शब्दों के बीच में एक निश्चित संबंध है। ठीक है, इन दोनों में जो संबंध है उसकी बात कर रहा है। दूसरी तरफ एक शब्द युग्म है जिसमें से एक शब्द दिया हुआ है और दूसरा शब्द आपको विकल्पों में से चयन करके लिखना है। दूसरी तरफ के जो शब्द हैं उनमें वही रिलेशन होना चाहिए जो पहले में है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने पर ही समझ में आ रहा होगा कि अंधा और दृश्य लिखा हुआ है। अंधा हम सब जानते हैं देख नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता, इसका मतलब बहरा सुन नहीं सकता, तो सुनने की बात आएगी। अब डायरेक्ट सुनने की बात नहीं है, अब यहां क्या लिखा हुआ है? देखना लिखा हुआ नहीं है। अगर यहां देखना होता तो हम डायरेक्ट सुनना लिख देते, यहां पर क्या लिखा हुआ है? दृश्य। तो ये दृश्य एक दोष हो गया कि अंधेपन का दोष क्या होता है? दृश्य। तो इसी प्रकार बहरेपन का जो दोष होगा वो सुनने से संबंधित होगा, और सुनने वाले दोष को हम क्या बोलते हैं? श्रवण। ठीक है, अगर अंधा और देखना होता तो बहरा और सुनना आ जाता, लेकिन यहां पर आपको दृश्य दिया हुआ है, तो अंधेपन का दृश्य एक दोष होता है, उसी प्रकार बहरे का एक दोष होता है। क्या दोष होता है? श्रवण। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। आप यहां देखिए कि अंधापन जो है उसमें दृश्य दोष होता है, उसी प्रकार बहरेपन में दोष क्या होता है? श्रवण दोष होता है। नेक्स्ट देखिए, हमें एक वर्ड दिया हुआ है, कौन सा? मद्रास, MADRAS, और हमें कहा है इस मद्रास को लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? NBESB और T। तो जैसे आपको एक वर्ड दिख रहा है, तो वर्ड देखते ही आपको पता चल गया होगा कि M से N मतलब अगला ही है, A से B ये भी अगला है, D से E ये भी अगला है, R से S ये भी अगला है, A से B हो रहा है और S से T हो रहा है, मतलब जो जस्ट अगला नंबर है वो लिखना है। तो आपको बॉम्बे का पूछा है, BOMBAY, तो मुझे बताओ B के बाद क्या आ जाएगा? C, O के बाद क्या आ जाएगा? P, M के बाद क्या आ जाएगा? N, B के बाद क्या आएगा? C, A के बाद क्या आ जाएगा? B, और Y के बाद क्या आ जाएगा? Z। तो आपका आंसर हो गया CPNCBZ, CPNCBZ। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया? B हो गया आपका, CPNCBZ। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? B होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका रिलेशन, रिश्ते संबंधित क्वेश्चन में आता है। रीता की तरफ इशारा करके वे निखिल बोल रहा है, जो निखिल है वो बोल रहा है, किसको बोल रहा है? रीता की तरफ इशारा कर रहा है। क्या कह रहा है? देखो, मैं इसकी मां के, किसकी? रीता की बात चल रही है कि रीता की जो मां है, ठीक है, रीता की जो मां है उस मां का बेटा, ठीक है, इसकी मां जो है उसका बेटा। तो मुझे बताओ कि रीता की मां का जो बेटा है वो रीता का क्या लगेगा? भाई लगेगा या नहीं? क्यों भाई, रीता का भाई लगेगा या नहीं लगेगा? क्यों लगेगा? रीता की मां और मां का जो बेटा है, तो भाई इसकी मां का जो बेटा है वो रीता का क्या लगेगा? भाई लगेगा। अब क्या कहा गया है
उस बेटे का, इस बेटे का इकलौता बेटा है। कौन बेटा है? निखिल। ठीक है, क्या कहा गया है कि निखिल बोल रहा है रीता से, क्या कि रीता की जो मां है उसका बेटा, तो मुझे बताओ रीता की मां का जो बेटा होगा वो रीता का क्या होगा? भाई, और उसका बेटा है, कौन है? निखिल। तो मुझे बताओ कि निखिल कौन है? तो निखिल का जो पिता है उसकी बहन ही तो हो गई रीता। भाई निखिल बेटा है तो ये निखिल का क्या हो गया? पिता हो गया। क्यों पिता हो गया? और रीता जो है वो इसकी क्या हो गई? बहन हो गई। हो गई। तो मुझे बताओ पिता की बहन, तो पिता की बहन कौन होती है? बुआ। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बुआ। क्यों? क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या कहा है, अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को। निम्नलिखित सूचनाओं को सावधानी पूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। क्या कहा है कि रवि और कुणाल को हॉकी और वॉलीबॉल जो है उसमें अच्छे हैं। सचिन और रवि जो है वो हॉकी और बेसबॉल में अच्छे हैं। गौरव और कुणाल क्रिकेट और वॉलीबॉल में अच्छे हैं। सचिन, गौरव और माइकल फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छे हैं। देखो एक बार नाम लिख देता हूं, एक तो रवि है, ठीक है, एक कुणाल है, ठीक है, एक कुणाल आपको दिया हुआ है, ठीक है, एक कुणाल आपको दिया हुआ है, दूसरा आपको सचिन दिया हुआ है। सचिन के बाद में रवि, तो रवि हमने लिख लिया है। गौरव है आपके पास, ठीक है, गौरव हो गया। गौरव, कुणाल हमने लिख ही लिया है। सचिन, गौरव और माइकल, तो देखो सचिन, गौरव और एक और है माइकल। ठीक है, इन सब की बात करनी है कि इनको कौन कौन से गेम जो है उनमें ये अच्छे हैं। देखिए किस तरह से लिखना है, ध्यान से देखिए। रवि और कुणाल जो है वो हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छे हैं। रवि और कुणाल जो है तो हॉकी को एच से लिख रहे हैं और वॉलीबॉल को वी से लिख रहे हैं। ठीक है, हॉकी और वॉलीबॉल में दोनों अच्छे हैं। फिर क्या कहा है कि सचिन और रवि जो है वो हॉकी और बेसबॉल में, सचिन हॉकी और बेसबॉल में। ध्यान दे देखना, रवि की बात चल रही है कि रवि जो है वो हॉकी और बेसबॉल में भी अच्छा है। तो देखो हॉकी तो हमने पहले से लिख लिया है, बेसबॉल और लगाना है आगे। ठीक है, रवि और कुणाल जो है वो हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छे हैं दोनों। रवि और सचिन जो है वो हॉकी और बेसबॉल में अच्छे हैं, तो सचिन को हॉकी और बेसबॉल लिख दिया। रवि का हॉकी तो पहले लिख लिया है, बेसबॉल और लगा दिया हमने। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, गौरव और कुणाल जो है वो क्रिकेट और वॉलीबॉल में, गौरव और कुणाल की बात चल रही है तो गौरव लिख देता हूं पहले, क्रिकेट और वॉलीबॉल। कुणाल की और बात चल रही है कि कुणाल क्रिकेट और वॉलीबॉल में, देखो वॉलीबॉल तो पहले लिख दिया, क्रिकेट और लगा दो आगे। ठीक है यहां तक। फिर नेक्स्ट देखो, सचिन, गौरव और माइकल तीनों नीचे हैं। सचिन, गौरव और माइकल जो है वो फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छे हैं। तो देखो माइकल को सबसे पहले आप दे दो, क्योंकि माइकल का नाम एक बार ही आया है। एक तो फुटबॉल दे देते हैं और एक बेसबॉल दे देते हैं। ठीक है, तो बेसबॉल और पहले कहीं आया है क्या? ठीक है, अच्छा यहां पर देखो बेसबॉल, तो बेसबॉल हमने लगा लिया था पहले। चलिए बेसबॉल है तो बेसबॉल को हमने बी से लगा ही दिया। कौन कौन है? सचिन, गौरव और माइकल। तो देखो माइकल को लिख लिया, सचिन और गौरव को और देना है। तो देखो भाई हॉकी और वॉलीबॉल तो पहले से ही है, आपके पास फुटबॉल और आ जाएगी इसमें। गौरव की बात करें तो देखो क्रिकेट आपके पास आ गया, वॉलीबॉल आ गया। अब दो और ऐड करने हैं, एक तो फुटबॉल ऐड करना है और एक वॉलीबॉल ऐड करना है। ठीक है, जो नाम है उसका नाम के आगे हमने ऐड कर दिया। देखो रवि के आगे ऐड किया हॉकी, वॉलीबॉल और बेसबॉल। ठीक है, तो रवि का जो नाम है वो कहां कहां है? हॉकी, वॉलीबॉल और रवि यहां पर भी है। तो वॉलीबॉल, हॉकी तो पहले आ गया, बेसबॉल और आना था। गौरव की बात करें तो गौरव जो है वो यहां पर भी है और गौरव नीचे भी है। तो किस किस में है? क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल और बेसबॉल। तो गौरव की बात करें तो क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बेसबॉल, इस तरह से चल रहा है। कुणाल जो है वो एक तो यहां पर है, एक ऊपर है। तो देखो हॉकी और वॉलीबॉल में कुणाल है और क्रिकेट और वॉलीबॉल में, तो वॉलीबॉल तो कॉमन आ गया, हॉकी और क्रिकेट और लगा दिया। इस तरह से लगाने थे। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल में कौन अच्छा है? देखो एच, सी और वी किस में है? एच, सी और वी। तो देखो एच, वी और सी में कौन अच्छा है? कुणाल अच्छा है। देखो कुणाल। ठीक है, तो कुणाल की वैल्यू आ गई एच, वी और सी। ठीक है, देखो कुणाल की अगर हम बात करें तो कुणाल जो है उसमें देखो क्या क्या लिखा हुआ है? हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल। तो एच, सी और वी इसमें लिखे हुए हैं, ऐसे कैसे पहचान में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आगे है, हमें पीछे ही वापस से देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए क्या क्या दिया हुआ है? बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल। और जैसे आपको चार नाम दिख रहे हैं तो आप टोटल देख सकते हैं कि चार नाम एक ही जगह हैं।
देखो क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल और बेसबॉल केवल गौरव में ही है 4, बाकी सब में 3-3 ही है, यहां पर तो 2 ही है। तो 4 वाला एक ही है गौरव, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? गौरव। देखो गौरव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा है आपसे। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या कहा है कि एक तो है बेसबॉल, एक तो है बेसबॉल, एक है वॉलीबॉल और एक आपके पास है हॉकी। बेसबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी, बी, वी और एच किस किस में है? तो ध्यान से देखो, बी, वी और एच किस किस में था? देखो बी, वी और एच, तो देखो बी, वी और एच किस में है? रवि में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? रवि हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? रवि हो गया। चलिए देखो यहां पर भी रवि है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चलिए तीनों क्वेश्चन अच्छे थे। तो एक बार हमने अगर अरेंज कर लिया तो अरेंज करने में हो सकता है आपको पूरी 1 मिनट लग जाए, लेकिन अरेंज करने के बाद आप तीनों क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो पजल वाले क्वेश्चन अगर आपके रीजनिंग में आते हैं तो आपको पजल अच्छे से बनानी है, ठीक है। मतलब ये नहीं सोचना कि यार पजल हमसे बनेगी या नहीं बनेगी, पजल बहुत ईजी होती है। आपको ऐसा लगेगा कि यार पजल को सोल्व कर लेंगे, टाइम लग जाएगा हमें, तो टाइम तो लग जाएगा, लेकिन आप एक नहीं 3-3, 4-4 क्वेश्चन आप एक साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर एक बार आपने पजल को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट में अगर आपने पजल कर ली, तो आपके 3-4 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट होंगे और आपको ऐसा लगेगा कि हमने 3-4 क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर ली। चलिए अगला देखना, डायरेक्शन, दिशा परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन है। एक व्यक्ति जो है वो दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है। दक्षिण कहां हो गया? नीचे। एक व्यक्ति जो है वो दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है। फिर क्या कहा है कि वह वामावर्त, वामावर्त का मतलब हो गया बायां, तो 135 डिग्री तो वो लेफ्ट घूम रहा है, बाईं तरफ। और दक्षिणावर्त का मतलब दायां हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री जो है वो दाईं तरफ घूमेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई बायां, और ये आपके पास हो गया दायां। तो आपको सबको याद होगा कि दिशा परीक्षण जब हम पढ़ते हैं तो अगर एक तरफ बायां और एक तरफ दायां दिया हुआ हो तो हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो मुझे बताओ इनका जो अंतर है, इनका जो अंतर है वो 45 डिग्री का है या नहीं है? ज्यादा कौन है? तो बायां तो 135 ही है, दायां कितना है? 180। तो 45 डिग्री दायां घुमा दो इसको। क्यों 45 डिग्री दायां? दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की डायरेक्शन में। दाएं का मतलब होता है दक्षिणाव्रत, लिखा हुआ है देखो, वामाव्रत कम है, दक्षिणाव्रत ज्यादा है। तो दक्षिणाव्रत का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। तो घड़ी कैसे चलती है? इसी तरह चलती है घड़ी। तो दायां लगाना है, तो दाएं की बात करें तो 45 डिग्री, तो ये तो हो गया पूरा 90 डिग्री, 45 डिग्री इसके बीच में आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा। और देखो ये तो दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो आंसर जो है वो कौन सा आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम। क्यों आ जाएगा दक्षिण पश्चिम आंसर? तो आपका आंसर हो गया दक्षिण पश्चिम, ठीक है। राइट साइड में घुमाना है केवल 45 डिग्री। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? पश्चिम, और ये डायरेक्शन कौन सी है? दक्षिण, दोनों के बीच में है, तो दक्षिण पश्चिम आपका आंसर होगा, ठीक है। तो जब भी डिग्री आपको दी हुई हो तो आपको दाएं एक तरफ लिखने हैं, बाएं एक तरफ लिखने हैं, और अंतर करना है। अंतर अगर 0 है इसका मतलब सेम डायरेक्शन, अंतर अगर 180 का है इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन। अगर अंतर आपके पास कुछ और आता है तो फिर आपको देखना है कि ज्यादा कौन सा है, जो ज्यादा है उधर ही आपको रोटेट करना है, ठीक है। अगला देखिए 87 है कि सैम कक्षा में ऊपर से 9वें स्थान पर है। सैम जो है वो ऊपर से तो है 9वें स्थान पर और नीचे से है 38वें स्थान पर। ऊपर से तो है 9वें स्थान पर और नीचे से कौन से स्थान पर है? 38वें स्थान पर। तो जब भी आपको किसी एक आदमी का दोनों तरफ से स्थान दिया हुआ हो तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों को जोड़ते हैं और एक कम कर देते हैं। तो 38 और 9 को जोड़ोगे 47, एक कम करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 46, ठीक है। 38 प्लस 9, ठीक है। दायां बायां दिया हुआ हो, ऊपर नीचे दिया हुआ हो, तो दोनों को जोड़ते हैं, एक कम क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो 38 और 9वां नंबर है वो सैम का ही है, तो सैम को 2 बार काउंट नहीं करना, एक बार ही काउंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपको दिया हुआ है 594, ठीक है। सबसे पहले है 594, फिर 198 है। तो मुझे बताओ कि ये लगभग संख्या 600 के पास में है और ये संख्या 200 के पास में है। तो एक बार चेक करो कि भाई 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो पहचानने का तरीका है कि अंकों का योग कर लो। तो 4 और 9 13, 13 और 5 18। देखो 594 है, तो मैं कह रहा हूँ 4 और 9 13, 13 और 5 18, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो मुझे बताओ 19 या 57, क्यों 19 या 57, 2 बच गया, 24 का मतलब है 8 बार, 198 हो गया। फिर आप 198 को किससे डिवाइड कर दो? 3 से, कितना आ जाएगा? 66।
तो आप 66 को भी किससे डिवाइड कर दो, 3 से, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 22। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना हो गया, 22। ठीक है, डिवाइड करना है केवल 3 से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपको क्या कहा है कि सभी अच्छे एथलीट जीतते हैं, सभी जो अच्छा एथलीट है वो जीत जाता है। सभी अच्छे एथलीट अच्छा खाते हैं, ये इसने कहा है कि सभी अच्छे एथलीट जो हैं वो अच्छा खाते हैं। तो क्या कहा है, देखो सभी जो अच्छा खाते हैं अच्छे एथलीट हैं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है कि जो अच्छा खा रहे हैं, जैसे अगर मैं अच्छा खा रहा हूं तो मैं एथलीट थोड़ी हो सकता हूं। ठीक है, मैं अगर अच्छा खा रहा हूं इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अच्छा एथलीट हूं, मतलब पहला जो निष्कर्ष है वो डिपेंड नहीं कर रहा। सभी जो जीतते हैं, जो आदमी जीतेगा जरूरी थोड़ी ना है उसने अच्छा खाया हो। भाई इसने क्या कहा है कि जो अच्छे एथलीट हैं वो जीतते हैं, और जो अच्छे एथलीट हैं वो अच्छा खा रहे हैं। इसने ये थोड़ी कहा है कि भाई जो जीतते हैं वो अच्छा खा रहे हैं। तो इसका मतलब सेकंड वाला निष्कर्ष भी नहीं निकल रहा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा कि ना तो निष्कर्ष एक निकलेगा ना दो। देखो ठीक है, पहचानने का तरीका कि अच्छे एथलीट जो हैं वो यहां पर भी हैं और यहां पर भी है। तो जो कॉमन वर्ड होता है वो आपका निष्कर्ष में कभी भी नहीं आना चाहिए। तो देखो यहां अच्छे एथलीट है तो पहला तो कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो पहले वाला तो ऐसे ही हट जाएगा। ठीक है, मध्य पद नहीं होना चाहिए। अतः जो निष्कर्ष निकल रहा है वो क्या है कि जीतने वालों में से कुछ लोग, भाई सभी अच्छे एथलीट जो हैं वो अच्छा खाते हैं। तो जो अच्छे एथलीट हैं यानी जो जीतने वाला आदमी है उसमें से सभी अच्छा खाएं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा खाते हैं और कुछ अच्छा नहीं खाते। तो आंसर आ जाएगा कि ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, अगला देखिए। अगला जो है उसमें आपको एक रिलेशन फाइंड करना है कि आगे क्या आएगा। तो मुझे बताओ, इसको अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इस तरह से तो है 3 लाइनें और इस तरह से है 4 लाइनें। ठीक है, सीधी ये जो लाइनें हैं हॉरिजॉन्टल ये तो है 3 और वर्टिकल आपके पास कितनी है, 4। फिर नेक्स्ट वाले की बात करें तो हॉरिजॉन्टल तो हो गई 2 और वर्टिकल आपके पास 3 हो गई। क्या हुआ कि यहां 3 थी या 2 हो गई, तो पहले 3 थी फिर 2 हो गई फिर 1 आएगी, तो आगे तो आएगी ही नहीं। क्यों, यहां 3 लाइनें हैं यहां 2 लाइनें हैं यहां 1 है, मतलब आगे नहीं आएगी। ये 4 लाइनें हैं फिर ये 3 हो गई फिर ये 2 होंगी, तो लास्ट में सिंगल 1 लाइन आएगी। तो केवल 1 लाइन आएगी आपके पास। तो आंसर कौन सा हो गया, सी। ठीक है, लाइनें कम हो रही हैं केवल। ठीक है, लाइनें जो है वो कम हो रही हैं। आकृति में एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाखंड हटा दिए गए। ठीक है, तो हटाने हैं आपको केवल। ठीक है, समझ में आया यहां तक। ठीक है, 90 क्वेश्चंस तक कंप्लीट हमने कर लिया है। ठीक है, तो रीजनिंग और मैथ का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है आपका। ठीक है, ओके, थैंक यू।